दोस्तों हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और जो गलतियों से नहीं सीखते हैं ना उनका तरक्की होना बहुत डिफिकल्ट है। और मेरी लाइफ में ना ये तो चलता ही रहा है। चाहे मेरे एकेडमिक्स की बात कर लें, चाहे बिजनेस की बात कर लें, मैंने गलतियां बहुत की हैं। और मुझे ना डर नहीं लगता है गलतियों करने में, बिकॉज गलतियां ही वो ही करते हैं जो कुछ करते हैं। जो कुछ करते नहीं हैं वो गलतियां कैसे करेंगे। तो क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, नया करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, मुझसे गलतियां होती है। कोशिश करता हूँ कि गलतियों का साइज़ छोटा रहे, ताकि उस पे बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में इम्पैक्ट ना आए। लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं, बट जो होना है वो होना है। तो कई बार गलतियाँ बड़ी भी हो जाती है। तो उन बड़ी गलतियों से क्या कर सकते हैं? हम सीख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि सेम गलती वापस इसी फॉर्म में रिपीट ना हो, अपना जीवन जीने का तरीका को और बेटर कर सकें। शेयर बाज़ार में ना इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और सही लोग वही हैं जो कि गलतियों से सीखते हैं, और सही वीडियो क्रिएटर भी वही हैं जो अपनी गलतियों को भी शेयर करते हैं। बिकॉज अपने बारे में सब अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार ये तो परफेक्ट है। और मैं कहता हूँ ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है। लेकिन हाँ, मेरे में एक ज़ील है कि मैं गलतियाँ करूँगा लेकिन उनसे सीखूंगा ज़रूर। तो आज मैं आपके साथ एक गलती शेयर करना चाहता हूँ। गलती एक स्टॉक के अंदर में मैंने किया। रूल मैंने फॉलो ज़रूर किया, लेकिन कहीं न कहीं उस स्टॉक के अंदर में कुछ चूक रह गई, जिसके कारण मेरे पैसे लगे। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ ना मेरे पैसे लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हाय हाय मेरे बहुत पैसे लगे। हाँ, पैसे लगे, गलती शायद छोटी हो सकती थी अगर उनको मैं सँभल के काम करता। लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी बायस्ड वे में एक एग्रेसिव काम कर लिया, तो मेरे पैसे ज़्यादा लग गए। पर ठीक है, रिकवर हो जाएँगे, गलतियाँ सुधर जाएँगी ना, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है जो भी रुपए लगे। तो मैं आपके साथ एक स्टॉक की बात करना चाहता हूँ, वो है अनंतराज। मैंने ट्वीट भी किया था कल, तो मुझे लगा कि आज वीडियो भी बना देता हूँ, आपको कॉन्सेप्चुअली सिखा देता हूँ। एक अनंतराज बोल के एक स्टॉक है जो कि रियल एस्टेट का स्टॉक है, जो कि डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा थीम इंडिया में चल रहा है। और मैंने इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में भी इस थीम के बारे में बात किया था, डेटा सेंटर थीम, जिसके अंदर में ये बड़ा थीम है दुनिया भर में, और इसका बड़ा टेलविंड हमको दिख रहा है। ठीक है, तो अनंतराज एक ऐसी कंपनी है जो कि डेटा सेंटर्स बना रही है, और उनके टारगेट्स है डेटा सेंटर बनाने के। और क्योंकि दुनिया में एआई इतना बड़ा होता जा रहा है, एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है कि डेटा सेंटर्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर में, क्योंकि इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी डाल दिया है। तो वो कोशिश कर रहा है इंडिया की इंडियन सिटीजन का जितना भी डेटा जो है ना, वो इंडिया के ही डेटा सेंटर में रह जाए। तो अनंत राज को मैंने स्टडी किया था, इनफैक्ट ये सेक्टर के थीम को स्टडी किया था, मुझे अच्छा लगा था, तो मैं माइंड में इसको लेके कन्विंस था। फिर मेरे जान पहचान में कोई है, उन्होंने मुझे बहुत ही स्ट्रांग कन्विक्शन दिया कि यार इसमें बहुत कुछ हो रहा है, मैनेजमेंट ये बोल रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इसको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। मैं उनको ब्लेम कभी नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैं सबसे लेता रहता हूँ। बट फाइनली अगर मेरा मॉडल बोल रहा है कि मुझे घुसना है, तब मैं इस स्टॉक के अंदर में घुसता हूँ। तो अनंत राज का चार्ट मैं आपको सामने दिखाता हूँ, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड इट इज एग्जैक्टली माई मॉडल विच वॉज टेलिंग मी टू डू समथिंग इन अनंतराज। तो ये मेरा आरएस मॉडल है, जिसके अंदर में लेफ्ट साइड में मंथली वीकली चार्ट है और राइट साइड में डेली चार्ट है। ठीक है, तो मैंने इस स्टॉक के अंदर में एक एक पैटर्न देखा कि ये स्टॉक जो है, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है 80 रुपए से। 80 रुपए से देखिए ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, 80 रुपए से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, महंगा होता है लेकिन हल्का सा कंसोलिडेट करता है, फिर वापस से रैली बनाता है। ये जो अपने को आरएसआई से नजर आ रहा है ना, महंगा होता है, करेक्ट करता है, कंसोलिडेट कर, फिर इसके अंदर में तेजी बनती है। तो इस स्टॉक में ये जो ब्रेकआउट था ना, ये तकरीबन 750 के 770 के करीब का ब्रेकआउट था। यहाँ मुझे इस पे एक कन्विक्शन बिल्ड हुई थी और मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाना चालू किया था। छोटा पोजीशन से मैंने चालू किया था। हमेशा व्हेनेवर आई स्टार्ट विद अ स्मॉल पोजीशन। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी था, ये देखिए वीकली चार्ट में ब्रेकआउट, और डेली में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर इसमें पोजीशन ऐड की। जब भी पोजीशन ऐड करता हूँ तो उसको कैरी करता हूँ, फिर मार्केट में एक करेक्शन आता है, फिर एवरी टाइम एक ब्रेकआउट आता है, मैं पोजीशन को और ऐड करता हूँ। तो यहाँ भी मैंने ऐड किया, नीचे गया और ब्रेकआउट आया, यहाँ भी मैंने पोजीशन ऐड किया। तो मैं कॉन्स्टेंटली अपना पोजीशन इस स्टॉक में ऐड करता गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, स्टॉक ऊपर भी जा रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। 930 940 के लेवल पे स्टॉक पहुंच गया। एक्साइटमेंट हो रही थी कि वाह, अपन लोगों ने तेजी का घोड़ा पकड़ लिया है, अब अपने कंट्रोल में है ये स्टॉक। ठीक है,
जब स्टॉक में ये करेक्शन आया तो ये मार्केट वाइड करेक्शन था, तो मेरे मन में ना कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरा मॉडल ने नेगेटिव मुझे बोला नहीं। मेरा सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव था, स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था, आरएस भी पॉजिटिव था और वीकली आरएस भी पॉजिटिव था। तो मेरे को कोई रीज़न नहीं था ये स्टॉक के अंदर में कुछ करने का। बाय द वे, गिरा तो मैंने ऐड नहीं किया, मैं हमेशा ब्रेकआउट पे ऐड करता हूँ। गिरा तो मैं होल्ड करता हूँ अनटिल इस स्टॉक में कुछ ऐसी बात आ जाए जो मुझे एग्जिट करने पे बाध्य कर दे। ठीक है, होल्ड कर रहा था, अचानक से चाइना के अंदर में डीप सीक इसका कांड हो गया और एनवीडिया क्रैश कर गया और डेटा सेंटर की जो स्टोरी थी वो वीक पड़ गई ये लास्ट 2-3 दिन के अंदर में, और स्टॉक यहाँ पर करेक्ट किया तो ठीक है, मैंने इस पर इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिया। अगेन मेरा मॉडल मुझे रिएक्शन नहीं देगा, बट इस दिन अगर मैं इसको कैंडल दिखाऊं ना, ये जो दिन था ये पहला दिन था इसका फॉल का, मेजर फॉल का, मैंने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन नेक्स्ट दिन एक बड़ा कैंडल, इतना लंबा कैंडल इसके अंदर में बना विच वॉज ऑलमोस्ट, ये स्टॉक 28% डाउन था, 28% डाउन। बाय द टाइम मैं रिएक्ट करता ये स्टॉक ऑलरेडी 650 के लेवल पे आ गया, विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेवल। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। तो क्योंकि मेरा मॉडल अभी भी मुझे सेल जनरेट नहीं दे रहा था, एक्चुअली यहाँ आके इस कैंडल पे मुझे एक्चुअली इस मॉडल ने सेल दे दिया था। तो गलती क्या हो गई कि ये जो यहाँ पे लिया हुआ था एवरेज मोटा मोटी 800 825 था, वो अल्टीमेटली अगर मैं बेचना चाहता तो 650 में बिक जाता, लेकिन मैंने वहाँ पर नहीं बेचा। तो 2-3 गलती इसमें, एक, मैंने किसी के बोलने पे कन्विक्शन को और बिल्ड करा लिया और इसमें थोड़ा क्वांटिटी मैंने ज़्यादा कर लिया। शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना रनअप दे चुका है और अपने हाई पॉइंट पे है, तो पोजीशन साइजिंग को मुझे कंट्रोल में रखना चाहिए था। बट क्योंकि किसी ने बोला, मैं थोड़ा बायस्ड हो गया और मैंने उस कन्विक्शन पे और बड़ा क्वांटिटी कर लिया। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक, जब नेगेटिविटी आ गई और जब कैंडल बोल रहा है कि भाई नेगेटिविटी आ गई है, ये वाला कैंडल, तो शायद इंट्राडे में या शायद एंड ऑफ द डे भी 330 के आसपास इसमें से निकल जाना चाहिए था। होप पे नहीं रहना चाहिए था कि क्योंकि मेरा मॉडल अभी मुझे एग्जिट नहीं बोला, ये पहला दिन था एग्जिट का, मुझे शायद इस स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहिए था। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब स्टॉक चला जाता है तो मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता है और मेरे को वो स्टॉक रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, चाहे मेरा मॉडल रखने बोले ना बोले। टिपिकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक जाने पे मेरा मॉडल एग्जिट करने बोल देता है, और यहाँ मैंने फाइनली इस प्राइस के अराउंड मैंने स्टॉक को एग्जिट किया, विच वॉज ऑलमोस्ट 40% डाउन। तो जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था उसका 40% मेरा 2-3 दिन के अंदर में ख़त्म हो गया। इससे मुझे क्या समझ में आ रही है कि एक तो शेयर बाजार तो देखो ऐसा ही है, कोई आप जितना भी ट्राई कर लो, सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज फाइन, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि रैंडमनेस है, वो चाइना वाला हो गया, उसके कारण ये हो गया। रैंडमनेस रहेंगी, जो पैसे लग सकते हैं, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल कीजिए। जो मैंने गलती की, शायद यहाँ मेरे को पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल रखना चाहिए था। मैं और अपने मॉडल को इम्प्रोवाइज करूँगा और तरीका निकालूंगा कि मेरे को इस तरह का स्टॉक में, जहाँ पर ऑलरेडी एक स्ट्रेच मूवमेंट आ चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो ये पैराबोलिक अपराइज था, यहाँ पर मैं पोजीशन को कम करूँ रादर देन यहाँ पर पोजीशंस को ऐड करूँ। तो ये लॉस हुआ, ये लर्निंग हुई। दूसरी लर्निंग ये है कि कभी भी किसी भी स्टॉक में कोई बात ऐसी आती है जो कि पूरे सेक्टर को कमज़ोर कर देती है, तो एक बार उसमें से निकल जाना चाहिए। आपका मॉडल शायद आपको निकलने ना बोलेगा, बिकॉज इंडिकेटर्स जो है ना ऑब्वियसली कंफर्मेशन का वेट करते हैं। उसका फ़ायदा भी है, कई बार अनरीजनेबल फॉल आता है, उसके बाद मार्केट रिकवर कर जाता है, तो इंडिकेटर आपको बचा के रखता है कि रुक जा। बट इस तरह का स्टीप फॉल के अंदर में इंडिकेटर भी काम नहीं करते। तो मे बी शॉर्ट टर्म एग्जिट फॉर्मूला, क्योंकि वीकली और डेली चार्ट के अंदर जब हम कर रहे हैं तो एग्जिट आते आते टाइम लगेगा। मे बी शॉर्ट टर्म एग्जिट फॉर्मूला, मे बी 2 आवरली चार्ट देख के, या अगर कोई स्टॉक अपना 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है और ये जो इसका स्विंग लो था उसके भी नीचे चला गया है,
तो एक बार एग्जिट करना या पार्शियल एग्जिट करना ऊपर की तरफ, मे बी एग्जिट प्लान को और रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं वर्क करूंगा। मैं पढ़ूंगा और किताबें और देखूंगा कि कैसे मैं अपने, ऑल्दो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो में डेंट नहीं हुआ है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का 15-20% रिप्रेजेंट करता था। आई मीन पोर्टफोलियो का वैसे भी 3-4-5% ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो जो लग गया, ऑब्वियसली 40% 5% का होता है 2%, मतलब पोर्टफोलियो का 2% साफ होना एक स्टॉक से थोड़ा सा फियर्स है। 2% नहीं, एक्चुअली 1.2 या 1.3% का इम्पैक्ट आया पोर्टफोलियो में। तो जो है सो है, बट लर्निंग ये है कि रैंडमनेस कभी भी आ सकती है मार्केट में। तो एक ही तरीका अपने आप को बचाने का, वो है पोजीशन साइजिंग। अगर आप गलत पोजीशन में, गलत स्टॉक में अटके रह गए, तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता है। तो ये मेरा लर्निंग था, आई शेयर्ड विथ यू, आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपका भी इस स्टॉक में पैसा लगा है तो कमेंट कीजिएगा आपको कैसा फील हो रहा है, और इस तरह के किसी भी स्टॉक में आपका पैसा लगा है, सिमिलर एपिसोड आपके साथ हुआ है, तो कमेंट में बताइएगा कौन सा वो स्टॉक था और आपने क्या लर्निंग उससे ली, ताकि हम सब मिलके ये गलती को रेक्टिफाई कर सके। बिकॉज शेयर बाजार यही है, गलतियों को आइडेंटिफाई करना और उसको रेक्टिफाई करना और डटे रहना। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, जय हिंद।